डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉर्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसके अंदर जो फूड मटेरियल है जैसे ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, और क्या रिलीज करता हो? एनर्जी। और इसी एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रैप किया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है? एटीपी बना के, एटीपी की सिंथेसिस करके। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी का काम करता है। ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि ट्रू सेल वाल, जो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनके पास है, या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिनके पास, तो उनके अंदर जो ब्रेक डाउन है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। आदि जो प्रोसेस है जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में आगे की जो प्रोसेस रहेगी, ईटीएस सिस्टम वगैरह है, एटीपी सिंथेसिस है, वो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोट्स में। और जबकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, तो ज़्यादातर जो ब्रेकडाउन है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड थ्रू ऑक्सीडेशन लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ग्लूकोज के अंदर, उनको ब्रेक किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके इसे CO2 में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है। और जिससे क्या होता है? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक उचित मात्रा में जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये जो रेस्पिरेशन के टाइम पे भाग लेते हैं, जिनका ब्रेक डाउन होता है। तो कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो कंपाउंड होते हैं जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एम्फीबोलिक पाथवे होता है, उसके अंदर हम देखेंगे सारे जो प्रोटीन है, फैट है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनका भी ब्रेक डाउन होता है। वैसे ग्लूकोज का तो होता ही है, ग्लूकोज तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करता ही है बॉडी में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फैट हैं, फैट के अंदर जो ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड वगैरह होते हैं, फैटी एसिड, उनका भी ब्रेक डाउन हम करते हैं। ऑल एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो जो जितनी भी एनर्जी है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, वो सारी एनर्जी को रिलीज किया जाता है किसके अंदर? अलग अलग, एक स्टेप टू स्टेप काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस को अलग अलग एंजाइम है वो कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है तो इसको एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। विच एक्ट एज एनर्जी करेंसी, और ये एटीपी ही एनर्जी करेंसी का मतलब है। जैसे हम अपनी जो भी खेत की पैदावार होती है उसको मार्केट में बेच के आते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है, तो पैसे से ही हम फिर घर के जो भी अलग अलग ज़रूरतें हैं वो पूरा करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, तो उसको एक बार तो एटीपी में, मतलब एटीपी पैसे टाइप में बदल दिया जाता है, और जो भी जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है एनर्जी की, तो उसको वहाँ पे एटीपी से ही पूरा किया जाता है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो एटीपी ही फिर अलग अलग जो मैकेनिकल एनर्जी है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनके अंदर जब भी कोई रिएक्शन की उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी की नीड है एटीपी ही पूरा करता है। डू प्लांट्स ब्रीथ? तो क्वेश्चन एक आता है कि क्या जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं? यस, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव्स आउट CO2। तो जैसे हम फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर,
तो उसमें देखा है कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज करते हैं, CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, और रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं प्रोसेस उल्टी होती है जस्ट। तो इससे क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट भी सांस लेते हैं, प्लांट भी CO2 रिलीज करते हैं? तो ये जरूर रिलीज करते हैं, और रेस्पिरेशन सब में पाया जाता है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, प्रोसेस सिमिलर रहती है लगभग। अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, हालांकि प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, जैसे एनिमल्स के पास जो लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, और लेकिन प्लांट्स के पास तो स्टोमेटा, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये भी पोर होते हैं जो कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनका भी गैसियस एक्सचेंज का ही काम होता है, तो उनके द्वारा ये सांस लेते हैं। सेवरल रीजन वाई प्लांट आर विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि क्यों प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज एंड वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर। तो जो प्लांट है वो ज़्यादातर वैसे लोकोमोशन भी नहीं करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जो फास्ट भी नहीं होती, स्लो एक्टिविटी होती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही कम मात्रा में गैस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही कम मात्रा में वो गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने अंदर, तो जिसकी वजह से उनकी नीड है जो गैसियस एक्सचेंज की वो बहुत कम होती है। प्लांट डू नॉट present great demand of gas exchange, root stem leaves respire at a रेट्स फार लोअर देन एनिमल डू। तो वही बात आ गई, जो रूट स्टेम वगैरह होते हैं, लीव्स, उनको इतनी ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनर्जी उनके उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो बहुत आराम आराम से स्लो स्टेप में होती हैं, जबकि एनिमल हैं बड़े एक्टिव होते हैं, और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, और जिसकी वजह से उनको गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा करना पड़ता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में तो जो O2 है जब वो रिलीज होती है तो उसी को एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाता है, फिर भी बहुत सारी O2 बच जाती है, उसको ये रिलीज कर देते हैं बाहर। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ द प्लांट, और जो लास्ट रीजन उसमें क्या है कि जो प्लांट के ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं वो प्लांट सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो इतने गहरे प्रेजेंट नहीं होते हैं जिससे कि उनको सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़े, तो वो अपना जो गैसियस एक्सचेंज है डायरेक्ट एनवायरनमेंट से पूरा करते रहते हैं, तो इसलिए उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन स्टेम लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर inside and beneath bark and also have opening called lenticles। ये lenticles आगे क्या होते हैं, ये stems की लेयर हैं कुछ, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से उनके अंदर लैंस शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है लेंटिकल्स, तो उनके अंदर क्या बनते हैं, तो ये होल टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जिससे जो प्लांट्स होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। सेल्स इन इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, जो प्लांट के अंदर वाली, जो स्टेम के अंदर वाली जो सेल्स होती हैं वो हालांकि डेड होती हैं, और उनका काम केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, उनको जो भी प्लांट का जो तना होता है उसको स्ट्रेट खड़े रखना होता है। Facilitate by loose packing of the parenchyma cells in leaves, stem and the roots which provide an interconnected network of air space। तो जो भी ये सांस लेते हैं, जब भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने सराउंडिंग से, तो इनके अंदर पैरेनकाइमेटा सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि लूजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और वही इंटरसेलुलर स्पेस क्या करता है, फिर अलग अलग जो गैस उसके अंदर आ जाती हैं तो एयर स्पेस बन जाते हैं वो, और एयर स्पेस से अलग अलग पोर्शन में जो गैसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने मेन डिटेल में डिस्कस करनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है, ये ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। EMP पाथवे भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर खोजा था। तो स्कीम गिवन बाय गैस्टो एम्बंडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। तो यहाँ पे गैस्टो एम्बंडन का ई उठा रखा है, ओटो मेयरहोफ का एम उठा रखा है, जो एक इनके जो सरनेम है, सरनेम से एक एक जो लेटर उठा के इसका नाम बना हुआ है EMP पाथवे। तो कई बार EMP पाथवे को डिस्क्राइब करना पूछ लेते हैं, तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम वहाँ पे हमने लिखने पड़ते हैं। अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तो वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, तो ये तो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इन विच ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है, मतलब ये आधा अधूरा टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है बनाता है।
इन प्लांट्स सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसे सुक्रोज को स्टोर किया जाता है प्लांट्स में, तो वो सुक्रोज को तोड़ा जाता है किसके द्वारा, एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है। और इन्वर्टेज में जब सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, तो ये मॉलिक्यूल है फिर आगे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है, जो भी ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो अब हम डिटेल से मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, उनके ऊपर फास्फोरस का एडिशन किया जाता है, उसी को बोलते हैं फास्फोराइलेटेड। और जिसकी वजह से 6 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो ग्रुप आता है, फॉस्फोरस ग्रुप आता है, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और किस एंजाइम के द्वारा एडिशन होता है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, जो कि फास्फोरिलेशन करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और जो सेकंड स्टेप है, यदि हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं तो उसको किस में बदला जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और यदि फ्रक्टोज ही यूज कर रहे हैं तो उसको तो एक बार हमने जब फास्फोरिलेशन करवा दिया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सेकंड नंबर का स्टेप रहेगा। यहीं से आगे की जो प्रोसेस है दोनों के लिए कॉमन रहती है, चाहे वो ग्लूकोज यूज कर रहे हैं हम, चाहे फ्रक्टोज यूज कर रहे हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बाई 20 फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PgL। तो उसके बाद एक और एडिशन की जाती है फास्फोरस की, तो वहां से फास्फोरस जो फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, 20 का मतलब होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप वहां पे आ जाते हैं। उसके बाद उसको स्प्लिट किया जाता है किसके अंदर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PgAl। और यहाँ पे NADH प्लस में H पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द NAD व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PgL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरा। ये नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर जो PgL बने हैं, ये PgL आगे कन्वर्ट होता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट BPGA के अंदर, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं। इसके पास पहले एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, तो एक और एडिशन होता है फॉस्फोरस का, और वो Na, इसी प्रोसेस के अंदर जो एक NADH होता है वो NAD पॉजिटिव में बदल जाता है। हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम PgL टू ए मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन एटम है PgL से वो कहाँ पे जाते हैं, फिर NAD पॉजिटिव के पास चले जाते हैं और NADH बनाएंगे। PgL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA। तो जो PgL है ऊपर देखा था हमने, ये ऑक्सीडाइज होता है और इसके ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ही ये किस में कन्वर्ट होता है, BPGA। तो ये अलग अलग स्टेप होते हैं, 10 स्टेप में रिएक्शन होती है। हम इसका पिक भी स्लाइड में भी देखेंगे, अगले नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से स्टेप होते हैं एक के बाद एक, तो वहां से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट ही देख रहे हैं, अलग अलग स्टेप टू स्टेप। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेज होते हैं मेनली। एक होता है प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी का मतलब जिसमें प्रिपरेशन की जाती है, और इसके अंदर मेन बात होती है एटीपीज में यूटिलाइज किए जाते हैं। एटीपी यहाँ पे बनते नहीं है, एटीपी को यूज किया जाता है। और फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो सबसे पहला जो स्टेप था जिसमें हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला था, तो उसमें एक एटीपी यूज किया जाता है। और दूसरा कहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक आइडिया हम ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज के पास फॉस्फेट नहीं था तो वो फॉस्फेट एटीपी नहीं दिया था। एटीपी में क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, और उनमें से एक फॉस्फेट वो किसको दे देता है, ग्लूकोज को फर्स्ट स्टेप में, जिससे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होता है, जो सेकंड वाला जो कन्वर्जन होता है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6, मतलब 2 फॉस्फेट आ जाते हैं, पहले एक ही फॉस्फेट था, तो वो दूसरा फॉस्फेट भी एटीपी ही देता है। सिंथेसिस फेज, जो सेकंड फेज रहेगी वो सिंथेसिस फेज है। इसके अंदर जो एटीपी हैं वो बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और 2 स्टेप होते हैं जहाँ पे एटीपी बनते हैं। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ BPGA, जो ऊपर पढ़ा था हमने BPGA, वो जब किस में कन्वर्ट होता है, PGA के अंदर, तो एक फॉस्फोरस वहां से निकलेगा बाहर, और उसी फॉस्फोरस को क्या है, एटीपी यूज कर लेता है। जो ADP होता है पहले वो, फिर वो फॉस्फोरस को एक्सेप्ट करके
एटीपी बना लेता है एंड एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है ये। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड, जो लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर फॉस्फोपिनोल पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वहां पे भी एक फॉस्फेट रिलीज किया जाता है और उसको एडीपी एक्सेप्ट करके एटीपी बना लेता है। डी का मतलब होता है डाई फॉस्फेट, दो फॉस्फेट थे तो एक फॉस्फेट रिसीव करके वो एटीपी बना लेगा। उसके बाद पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच मेटाबोलाइट हेट डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। तो जो पायरुविक एसिड यहाँ पे बना है वही ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है कि महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है, और वही आगे के जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसका जो भी वेट, मेटाबॉलिक वेट का मतलब उससे क्या बनना है वो सेलुलर नीड के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि सेल को उससे एनर्जी निकालनी है या फिर कोई और चीज बनानी है। ठीक से समझते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है, और इसमें एक एटीपी यूज किया जाएगा, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट लिए हुए हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट रह जाते हैं और एक फॉस्फेट जो है वो किसके पास चला जाता है, ग्लूकोज के पास। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम क्या कर देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। आइसोमरेज ये बस ये थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज होगी, फार्मूला सेम ही होता है इनका। उसके बाद फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज, काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोरस की एडिशन करवाता है। तो एक एटीपी यूज करेगा, ये एटीपी यूज करके उसमें से एटीपी को बाहर निकाल देगा और जो एक फॉस्फोरस बच जाता है उसको फ्रक्टोज को देके, फ्रक्टोज 1,6 का मतलब एक पहली कार्बन पे लगा हुआ, एक 6 कार्बन पे लगा हुआ है, 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद एल्डोज जो एंजाइम है वो क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है जो इसको GLAP के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है और DHAP के अंदर भी इंटरमीडिएट फॉर्म होती हैं। और इनके अंदर जो हमारा ये जो DHAP है वो GLAP में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से जो फ्रक्टोज जैसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं GLAP के, और जो ये रिएक्शन आगे 2 भाग में चलती है फिर। तो जो GLAP है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है जो BPGA बनाएगा, तो वो 2 बन जाते हैं यहाँ पे। और एक GLAP वो कन्वर्ट होता है तो एक NAD पॉजिटिव यूज करेगा, जबकि दूसरा है वो दूसरा NAD पॉजिटिव यूज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव यूज किए जाएंगे। और उसके बाद के जो स्टेप है वो यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाया तो उसको फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, और ये काइनेज क्या करता है फिर फॉस्फोरस को रिमूव करता है। तो काइनेज एंजाइम क्या कर सकता है, फॉस्फोरस की एडिशन भी और फॉस्फोरस की रिमूवल भी कर सकता है। तो यहाँ से एक फॉस्फोरस इसमें से चला जाएगा, तो 2 फॉस्फोरस थे तो सिंगल फॉस्फोरस रह जाता है, तो PGA बन जाता है यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसमें चेंज क्या है, चेंज केवल फॉस्फोरस की पोजीशन का है, फॉस्फोरस अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, 3 कार्बन से वो 2 कार्बन पे आ जाता है। उसके बाद इनोलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, फॉस्फो इनोल पायरुवेट बना लेता है इसका PEP। और PEP फिर क्या करेगा, जब पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो किस एंजाइम के द्वारा, पायरुवेट एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है। और उसमें क्या होता है, एक ATP रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्टेप के बाद जितने भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे 2 NADPH रिलीज हुआ है, यहाँ पे 2 ATP इस स्टेप में यूज हुए हैं, 2 ATP यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो ये 2-2 का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है 2 स्टेप में, 2 पैरेलल वे में चलती है। जैसे GLAP है ये तो हमने देख ही लिया, उसके बाद DHAP है ये भी इन्हीं फॉर्म में ही चेंज आगे बढ़ता हुआ चलेगा। यदि हमने एक ही जगह दिखा रखे दोनों प्रोसेस को तो हमने इनके जो प्रोडक्ट है वो तो कॉमन ही बनते हैं, लेकिन ATP जो ये यूज करते हैं वो डबल डबल यूज करेंगे फिर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि टोटल ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस में आपसे ATP गेन या लूज पूछ ले कितने ATP गेन किए जा रहे हैं नेट, तो यहाँ पे जो यूज किए गए हैं शुरुआत में तो वो 2 ATP हैं, और जो रिलीज किए गए हैं वो कितने हैं, 2 तो यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे 4 हैं। तो टोटल ATP कितने बने हैं हमारे, वो 2 बनेंगे यहाँ पे। टोटल नेट गेन ऑफ ATP पायरुविक एसिड के अंदर पूछ लिया जाता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में पूछ लिया जाता है, तो 2 ATP बनते हैं। और जबकि NADH हैं कितने बनते हैं, वो भी 2 NADH हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बनते हैं।
उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, टाइप आ जाता है अभी रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर द एनारोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो एयर है वो प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। बाय टू सेट ऑफ रिएक्शन, दो स्टेप की रिएक्शन हो सकती हैं, दो टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड को CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है बाय पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम इसमें काम करते हैं, जिसके अंदर अल्कोहल बन जाता है, जो यीस्ट के द्वारा जो अल्कोहल बनाया जाता है, तो वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारी मसल्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक अदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से। और जबकि एनिमल के अंदर भी जब मसल्स ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। और कई बार पूछ लेते हैं कि जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा थकने का कारण क्या होता है, हम थक क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में जो ये लैक्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट, ये होना स्टार्ट हो जाता है, जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करता है। और हम जब थोड़ा रेस्ट करते हैं तो इस लैक्टिक एसिड को वहां से फिर लीवर के पास भेज दिया जाता है, जो उसको वापस जो पायरुवेट वगैरह पायरुविक एसिड वगैरह है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे जितना कम होता रहेगा उतना ही हमको आराम मिलता रहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज NAD प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है वो NADH प्लस में NH पॉजिटिव, ये एक सब्सटेंस है विच इज डी ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव इन बोथ प्रोसेस। तो दोनों की दोनों प्रोसेस हैं, इनको हम 10 स्लाइड में भी देखेंगे, जहाँ पे NADH प्लस में H पॉजिटिव यूज किया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, NAD पॉजिटिव में, क्योंकि जो जितने भी हाइड्रोजन है वो ये रिलीज कर देता है। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे केवल 7% ही एनर्जी है वो रिलीज होती है केवल। प्रोसेस आर हैजर्ड्स, ये प्रोसेस भी क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसमें जो एक एसिड है और जो अल्कोहल है ये प्रोड्यूस होते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करते हैं। Yeast poisons themselves to death when concentration of alcohol reaches about 13%। और यीस्ट ही क्या करते हैं, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो करवाते हैं, और जब अल्कोहल ये बनाना शुरू करेंगे तो यदि अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा चली जाती है तो ये खुद यीस्ट को ही मारना शुरू कर देता है। तो अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के कैसे तैयार कर लिए जाते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेजेज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेज नेचुरली फर्मेंटेड, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही तैयार किए जाते हैं, और ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, अल्कोहल को वाटर से अलग कर दिया जाता है, जिससे हम प्योर अल्कोहल है वो प्राप्त करते हैं। तो उसके अंदर कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने का काम ईस्ट का नहीं है, ईस्ट तो 13% पे ही डेड हो जाती हैं, तो 13% से हाइयर कंसंट्रेशन जब बनाई जाती हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है और जो 9th क्लास से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उस केस में हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में, तो उनके लिए हम, और नॉर्मल डिस्टिलेशन है वो सिंपल बस एक जो जिसमें ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग 2 सॉल्यूशन लेते हैं फ्लास्क में, उनको उबाल देते हैं, और एक सॉल्यूशन को जब वो पहले उड़ जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको दूसरे बर्तन में प्राप्त कर लेते हैं, वो डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कॉलम लगे होते हैं। उसके बाद है जो ये दोनों टाइप के हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़े हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट है और पायरुविक एसिड है, तो यहाँ तक तो ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है सेम उसी प्रोसीजर से। और यहाँ पे हमने देखा है जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का सिंथेसिस होता है, जबकि जो NADH यहाँ पे जो बनता है NADH और H पॉजिटिव,
इसको ये वापस यूज कर लेते हैं। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसमें देख सकते हैं पायरुविक एसिड को जब लैक्टिक एसिड में बदला जा रहा है तो NADH को यूज किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे NADH बना था उसको ये वापस यूज कर लेते हैं। तो कोई NADH तो एक्स्ट्रा बनता ही नहीं है इनके पास। बस 2 ATP जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे कि नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP होते हैं, तो दोनों के अंदर वो 2 ATP ही बनते हैं। तो पूछ लिया जाता है कितने ATP बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, केवल 2। और जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है वो लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं इसको, जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जिसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, जिसके अंदर जो यीस्ट है वो इथेनॉल और CO2 में बदल देता है पायरुविक एसिड को। तो ये दो टाइप की अनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन तभी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पायरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो साइटोप्लाज्म में बना है, तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो फर्दर जितनी प्रोसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। तो क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो मेन जो इवेंट होते हैं, महत्वपूर्ण इवेंट, वो क्या रहते हैं। तो एक जो इवेंट है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जबकि दूसरा इवेंट है वो इनर मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी सरफेस पे होता है। तो पहले इवेंट में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ, इसके अंदर क्या होता रहता है, जो ऑक्सीजन है एक एक करके हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालती रहती है वाटर की फॉर्म में, और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, मतलब जो कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकालती रहती है। और ये प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हाइड्रोजन के पास भेजा जाता है, प्रोटॉन के पास, और उनका क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन के साथ मिलके ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जैसे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो H2O CO2 और जो ATP एनर्जी है उनके अंदर बदलता है। तो जो CO2 और H2O है वो यहीं से बनते हैं विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP साथ साथ में बनते रहते हैं, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ETS सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक के बाद एक। तो उसमें हम देखेंगे ATP कैसे बनता है। पायरुवेट अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो पायरुवेट है वो स्टार्टिंग में डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब उसमें से CO2 निकलती रहती हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शंस के एक सेट होता है, एक के बाद एक रिएक्शन होती हैं, और उन रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, मतलब उन रिएक्शन को हेल्प करता है रिएक्शन को होने में। तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा वो कैटालाइज की जाती है रिएक्शन, एंजाइम का नाम है। और इसमें साथ में NAD पॉजिटिव और को एंजाइम A उसको यूज किया जाता है। 2 molecule of NADH are produced from metabolism of 2 molecules of pyruvic acid during glycolysis। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि जो 2 NADH के मॉलिक्यूल वो बन रहे थे जब पायरुविक एसिड के अंदर बनाया जा रहा था किसको, ग्लूकोज को। एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर्स ए साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे बनता है, तो जो कोएंजाइम A यहाँ पे बना था, तो इसको साइक्लिक पाथवे के अंदर एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल बोलते हैं उसको, क्रैब साइकिल। ये नेक्स्ट वाला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो TCA साइकिल ही होता है। तो ये TCA साइकिल है, इसको हम देखते हैं। स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल ग्रुप वहाँ पे बना था वो किसके साथ कंडेंसेस हो जाता है, किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, OAA के साथ ये मिल जाता है। वही है ये जो हमने C4 प्लांट में पढ़ा था। तो OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन एटम का, एंड वाटर टू यील्ड, और ये वाटर के साथ भी मिल जाता है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, सिट्रिक एसिड बना लेती हैं। और जो सिट्रिक एसिड का बनाना किससे कंट्रोल किया जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से कंट्रोल किया जाएगा। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A, और यहाँ पे कोएंजाइम A है वो रिलीज होता है साथ में। सिट्रेट इज देन आइसोमरेज टू आइसोसिट्रेट। तो जो सिट्रेट यहाँ पे बना है उसको आइसोमरेज का मतलब अलग एक आइसोमरेज एंजाइम होता है जो उसको स्ट्रक्चर उसकी चेंज कर देता है। फॉर्मूला उसका सेम रहता है, कोई भी एडिशन रिमूवल नहीं होता किसी भी एटम का, उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देगा बस। फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन 2 स्टेप में होता है, और जिसके द्वारा पहले स्टेप में तो अल्फा कीटो
कीटोग्लूटरिक एसिड बनेगा और दूसरे स्टेप में एक बार उसमें से CO2 निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलती है। पहली बार CO2 निकली है तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, जबकि दूसरी बारी में सुसिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। सुसिनाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्सीडाइज होएगा किसके अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और क्या किया जाएगा, फिर साइकिल को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब दोबारा फिर ये रीजनरेट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और दोबारा क्या करेगा, ये एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर दोबारा इस साइकिल को शुरू करवा देता है। और इसमें ए मोलिक्यूल ऑफ GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, तो इसमें एक GTP बनता है, जैसे ATP बनता है उसी का लगभग एक मोलिक्यूल होता है, उसी जैसा होता है, ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे GTP का मोलिक्यूल बनेगा, और इन कपल्ड रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस GTP को GTP में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जबकि ये जो फॉस्फोरस है उसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक फॉस्फोरस इसमें से निकलेगा, मतलब G का मतलब होता है ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडेनोसिन होता है तो ये ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसमें से जब ये GTP बनाएगा ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फोरस जो रिलीज हुआ इसमें से उसको ADP एक्सेप्ट करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे तो फाइनल फॉर्म तो ATP रहती है एनर्जी करेंसी की, तो अलग अलग फॉर्म उसकी जो एक टाइप की हम बोल सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं जो उसी जैसा काम करती हैं, तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेन ATP के अंदर। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव एट द 3 पॉइंट्स ऑफ साइकिल जब हम देखेंगे उसमें देखेंगे 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये NADH क्या है, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है, थोड़ी बड़ी करेंसी होती है, जैसे एक NADH में से 3 ATP के मॉलिक्यूल निकलते हैं। और FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH2, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है, और ETS सिस्टम के अंदर इनको ATP में बदला जाता है, और FADH2 में से एक FADH2 में मॉलिक्यूल में से 2 जो ATP के मॉलिक्यूल है वो निकलते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है TCA साइकिल में जहाँ पे FADH2 बनता है, और जबकि 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे NADH बनता है। कंटिन्यूएशन ऑफ TCA साइकिल रिक्वायर्स, यदि हमको TCA साइकिल लगातार चलाए रखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मतलब जो ये OAA है इसको बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि ये साइकिल को दोबारा स्टार्ट करवाता रहे। और रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, जो ये NADH और FADH2 बन रही है एनर्जी करेंसी, इनसे दोबारा से हमने NAD पॉजिटिव और FADH इनको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर बार बार यूटिलाइज होते जा रहे हैं। तो हम जो एक डिटेल्ड पिक है उसमें इसका समझ सकते हैं, जैसे पायरुवेट आया था पायरुविक एसिड, तो उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा, तो जिसके अंदर जो COA है कोएंजाइम ए है वो CO2 इसमें से बाहर निकल जाती है, और साथ में NADH प्लस में H पॉजिटिव वो बाहर निकलता है, तो एक NADH यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो जब हम लास्ट में एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे भाई कितने ATP बनते हैं टोटल, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है तो ये TCA से बाहर का स्टेप है। TCA से मतलब पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए वो बन जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में दी गई है, तो एसिटाइल कोएंजाइम वो कैसा रहता है, और इसमें CH3CO O और COA मतलब कोएंजाइम ए अलग से लगा होता है, इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा, और ये किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA के साथ मिलके, और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल है उनके साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट फिर क्या करेगा, एकोनीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। और जो ये साथ साथ में स्ट्रक्चर दी गई है सिट्रेट की स्ट्रक्चर का होता है, ये इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन हमने इनके मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने और इनके एंजाइम यदि याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। उसके बाद सिस नीटेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सिट्रेट को, उसके बाद डीआइसोसिट्रेट बनाया जाता है एक्टोनीटेज एंजाइम के द्वारा, और वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड किया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम NADH बन रहा है एक, जो डीआइसो सिट्रेट है, डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होती है, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, और उसके बाद एक बारी और डी कार्बोक्सिलेशन होगी, तो उसके बाद क्या होगा, सुसिनाइल कोएंजाइम ए। तो CO2 यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ पे निकल रहा है, और मेन प्रोसेस बात क्या है यहाँ पे NADH बन रहा है दोनों स्टेप में।
तो 2 बार तो NADH यहाँ पे बन जाते हैं और उसके बाद एक NADH आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाले स्टेप में, जहाँ पे रीजनरेशन की जाती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, तो वहाँ पे बन रहा है। तो 3 NADH हमने यही देखना है कहाँ कहाँ पे बने रहे हैं। उसके बाद ये जो सुसेनाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या करेगा, GTP को लेके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको GTP के अंदर। और ये GTP क्या है, एक एनर्जी करेंसी का ही काम करता है, जिसको बाद में ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और सुसेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज एंजाइम क्या करता है, सुसेनेट को बना लेता है यहाँ पे, मतलब सुसेनाइल कोएंजाइम ए से सुसेनेट बन जाता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर का फर्क होता है इनमें। उसके बाद सुसेनाइट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, इसको फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक के अंदर एक कन्वर्ट होते रहते हैं। और उसके बाद जो फ्यूमरेज एंजाइम है वो वाटर को लेके मैलेट बना लेता है उसका, और मैलेट क्या करेगा फिर एक NAD पॉजिटिव को यूज करता है और उसमें हाइड्रोजन मतलब उसका रिडक्शन कर देता है, किसके द्वारा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। मतलब इसमें से डिहाइड्रोजनेज का मतलब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD पॉजिटिव, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और ऑक्सैलो एसीटेट वही है फिर जो दोबारा क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा और साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिंबल हैं, जैसे फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूले में जो डॉट है बिल्कुल वो हाइड्रोजन का सिंबल है। जैसे यहाँ पे जो कोएंजाइम के स्ट्रक्चर में जो डॉट से दिखा रखे हैं हाइड्रोजन है, C कार्बन है जो कि पर्पल सा कलर है, उसके बाद ऑक्सीजन को रेड कलर से, सल्फर को एस कलर से, तो ये सल्फर है यहाँ पे। तो सल्फर है। उसके बाद क्यू क्या है, कोएंजाइम क्यू है। तो अलग अलग जो हमने यहाँ पे सिंबल यूज किए हैं तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड व्यू है ये, तो इससे आप एक आइडिया TCA साइकिल का ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसको ETS भी बोला जाता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो ये ETS सिस्टम, ये कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचते रहते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है एक सिस्टम होता है अलग अलग मॉलिक्यूल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। जैसे NAD प्लस में H पॉजिटिव एंड FADH2, जो कि ये बने थे कहाँ पे, क्रैब साइकिल के अंदर ये मॉलिक्यूल। तो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है इनको, इनमें से हाइड्रोजन है वो रिमूव किए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उनको ऑक्सीजन के पास पहुंचाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है फिर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फिर वाटर को बनाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो काम करता है NADH से, तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ETS के अंदर हम टोटल 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और इनको हमने यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो NADH डिहाइड्रोजनेज है ये क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और उसको किसके पास भेज दिया जाता है, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन एक वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मूव करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और यूबिक्विनोन है जो, वो साथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है जो, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो FADH2 से। और FADH डिहाइड्रोजनेज है वो क्या करता है इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहलाता है, तो वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन के पास भेजता है। तो यूबिक्विनोन ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। और जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ये रिड्यूस हो जाता है, और जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है इसी को यूबिक्विनोल बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उसको ये आगे भेज देता है किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। और ये साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो किसके द्वारा भेजता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के द्वारा। और ये 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो कई बार इन कॉम्प्लेक्स के नाम ही पूछ ले जाते हैं, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं इसमें। और साइटोक्रोम C क्या है, एक छोटा प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन, जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है जो मैट्रिक्स से दूसरी साइड में है, एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में जो ये साइटोक्रोम C है, ये आगे एक मोबाइल कैरियर का काम करता है। मोबाइल मतलब ये अपनी जगह चेंज करके जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो एक प्रकार का एंजाइम ही है जो कि क्या करेगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को लेगा,
तो साइटोक्रोम का क्या कर दिया उसने, ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है साइटोक्रोम C का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन, और इसी की वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाता है। कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A एंड A3, इसके पास A और A3 अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं। एंड 2 कॉपर सेंटर, साथ में इसके पास 2 कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन कपल्ड, और बाद में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, तो उसके बाद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कपल्ड टू एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज के पास भेज दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 का काम करेगा, और वो क्या करेगा फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेके एटीपी है वो बनाता रहता है, किससे, एडीपी से, और किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मतलब एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता रहता है और एटीपी बनाता रहता है। तो एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो फाइनली एटीपी बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस कैसे की जाती है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे यूबिक्विनोन था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था दोनों से, NADH से भी और FADH2 से भी, और डिपेंड करता है कि हम किससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि NADH से रिसेप्ट कर रहे हैं तो वहां से 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, एक NADH से। और जबकि FADH2 यदि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल में से, FADH2 में से 2 मॉलिक्यूल है वो एटीपी के बनते हैं। तो हमारा फाइनल मकसद एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है, किसी भी टाइप की जो एनर्जी करेंसी बन रही है उनसे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिंग ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये एटीपी को ही बनाता है, किसकी मदद से, जो एक एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। F1 होता है एक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं ये। तो एटीपी सिंथेज का काम तो एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है। तो F1 हेड फीस, तो हेड रीजन में पाया जाता है। F1 क्या करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, जो हमने वहाँ भी देखा था, एक चैनल प्रोवाइड करता है। एंड कंटेन्स साइट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, चैनल का काम तो F0 करेगा। तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन, और ये क्या करता है, एक ऐसी जगह इसके पास होती है जो कि एटीपी बनाती रहती है एडीपी से। F0 क्या करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीचों बीच पास हो जाता है, और जो एक चैनल का काम करेगा। और वो क्या करता रहता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या करता है, पास करता रहता है। और जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे जनरेटर होता है, वो जैसे उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो जैसे पानी नीचे गिरता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो जनरेटर को घुमाता रहता है और बिजली वहां पे बनती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से यह भी हम एटीपी जनरेटर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो वो एटीपी बनाता रहेगा, जो एटीपी सिंथेज है। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि F1 है वो क्या करता है, मेनली एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, जबकि F0 है वो एक चैनल का काम करता है, जो कि प्रोटॉन को मूव करने देता है। फॉर ईच 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 प्रोटॉन पासेज फ्रॉम थ्रू F0 फ्रॉम इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे एक हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा है, एक जगह पे चार्ज कम है। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ भेजे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था, जब हम वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आउटसाइड भेजे जा रहे थे, स्ट्रोमा से बाहर भेजे जा रहे थे प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ भेजे जा रहे हैं। कहाँ से, इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उन 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोटॉन इकट्ठे होते रहते हैं, और वो हम डायग्राम में देखेंगे कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं ये। और उसके बाद उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से जो हाइड्रोजन है उनको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है। और जैसे ही बार बार जाएंगे किसके थ्रू, F0 के थ्रू, तो वो एटीपी सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो हम डायग्राम से इसका आइडिया लेते हैं। तो जैसे ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है वो देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये 3rd कॉम्प्लेक्स है, ये 4th है, और ये 5th है। एटीपी सिंथेज जिसका नाम लिख रखे है 5th कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो NADH प्लस में H पॉजिटिव है, वहाँ से
इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, किसके द्वारा, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और FeDH2 से भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। ये जो Q है, Q यूबिक्विनोन के लिए आया है, Q नॉल बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो लेके आते हैं FeH2 से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास, वो कौन है, FeDH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको बोलते हैं। और जबकि NaDH2 से जो इलेक्ट्रॉन क्यूनोन के पास लेके आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है यूबिक्विनोन से फिर कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज देता है, साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो चल के जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और वो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर प्रोटॉन्स के साथ मिलके क्या कर लेता है, वाटर बना लेता है। और इसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं इसी में। और वो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को फिर ये ATP सिंथेज है वो IMM जगह से, मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से, फिर एक तो इसमें चैनल का काम करेगा और एक ATP सिंथेज का काम करता है। तो इसमें क्या होएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो ATP है वो सिंथेसिस होती रहेगी। कैसे बनेगी वो, तो इसमें हम देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है किसके लिए, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है उसके लिए, ताकि जो फॉस्फोरिलेशन है उसको किया जा सके, मतलब जो ATP सिंथेसिस है वो की जा सके। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम समझ भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। और जो कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उसमें हम देख रहे हैं ना तो कहीं पे TCA में हमने देखा ऑक्सीजन यूज होती हुई, ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस में देखा ऑक्सीजन का कोई यूज। जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे आके ही केवल ऑक्सीजन का यूज हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन क्रूशियल रोल प्ले करता है, और वो रोल लास्ट वाले स्टेप में शो करता है ये। येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, फिर भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिंस रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को कम करती रहती है। बाहर की तरफ हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनाए रखे जाते हैं, और अंदर हाइड्रोजन को कम करने का काम, प्रोटॉन को कम करने का काम ऑक्सीजन का होता है, वाटर में बदल देती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन ही एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमको पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम जैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टा बोला जाता है। और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही हम जो प्रोसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखे हैं वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यदि इसका जूमिंग करके देखें तो जूमिंग से जो एक पिक सामने आएगी वो हमारे पास ये रहेगी। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस साइड में जो NaDH है और FeDH2 है, तो वो उनके पास प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन को जब इनका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इनके जरिए जब इनमें से NaDH और FeDH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे NaDH में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहाँ पे जाएंगे, वो आगे आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास आगे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन इसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FeDH2 भी इसी तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और वो प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ रिलीज करते रहते हैं। जो NaDH है और FeDH2 जो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करती हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो दो डॉट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, तो साथ में ये प्रोटॉन्स होते हैं जो उनको बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। ये इस साइड वाली मैट्रिक्स है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स शो कर रहा है नीचे वाली साइड में। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है
और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन एटम है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में। और जबकि जो बाहर की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है तो वो किसके द्वारा, एटीपी सिंथेज के द्वारा इस चैनल में से पास किया जाएगा, और साथ में जो एटीपी है वो इसमें बनते रहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जो ये एटीपी है वो यहाँ पे बन रहे हैं, और उसके बाद प्रोटॉन्स को अंदर वाली साइड में लेके आया जा रहा है। तो एटीपी इस तरीके से बनते रहते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो टोटल रेस्पिरेशन में जो टोटल कितने एटीपी बनते हैं तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो टोटल एटीपी बनने के लिए, मतलब टोटल देखने के लिए कितने एटीपी बनेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ अजम्पशंस है वो मानने पड़ेंगे। तो उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल एंड ईटीएस पाथवे फॉलोइंग इन वन आफ्टर अनदर। तो यदि हमको कंप्लीट नंबर जानना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बने हैं, तो उसके लिए हमको अजम्पशन ये मानना पड़ेगा कि केवल एक सिंगल सबस्ट्रेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे ग्लूकोज, और सबसे पहले उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो, उसके बाद टीसीए साइकिल से रन हो, वो जिसका पायरुवेट वगैरह बना एसिटाइल कोएंजाइम ए है, और उसके बाद लास्ट में जो है फिर डीएच NADH2 को एटीपी के अंदर सिंथेसिस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए। NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्ट। तो वही बात है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी NADH बनते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने चाहिए, और उनका भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका भी जो एटीपी है वो बनने चाहिए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं और हो सकता है किसी दूसरी जगह पे भी यूज हों। तो उस असम्पशन को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। नो इंटरमीडिएट इन दिस पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर प्रोडक्ट। जो भी इसमें अलग अलग टाइम पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हमने ये नहीं मानना है कि वो किसी दूसरी जगह पे जाके यूज होंगे, उनका फाइनली हमने एटीपी के अंदर कन्वर्ट करते हुए वो दिखाने हैं। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट दैट इज ओनली ग्लूकोज आर एंटरिंग इन पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। और साथ में कोई दूसरा सबस्ट्रेट भी हम इसमें एंटर करते हुए नहीं मान सकते। वैसे तो जो शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसमें हो सकता है ग्लूकोज भी साथ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हो, साथ में अमाइनो एसिड फैट है, उनका एक नेटवर्क टाइप में काम कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिकिंग चलती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम ये बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि जैसे एक मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट एक 38 एटीपी बनाता हुआ मिलेगा। जैसे हम देखेंगे 38 एटीपी बनाएगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं, बीच में से किसी मॉलिक्यूल को उठा के किसी दूसरी जगह पे यूज कर लिया, उसको एटीपी सिंथेसिस तक पहुंचने नहीं दिया। तो उन अजम्पशंस उनको हमने क्या करना पड़ेगा, उन बातों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा यदि हमको कंप्लीट एक सिंगल मॉलिक्यूल का, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ये देखना है कितने एटीपी बनाएगा वो। और जो अजम्पशंस हैं ये मानने गई चीज़ है, ये कभी सही नहीं होते हैं, तो वैसे समझने के लिए जरूर माने गए हैं। तो दीज assumptions आर नॉट वैलिड इन लिविंग सिस्टम। वही बात आ गई, जो ये assumptions हैं हमारे लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होते, क्योंकि जो आल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारे के सारे जो पाथवे एक साथ काम करते हैं और इंटर क्रॉस करते हैं एक दूसरे, कोई रिएक्शन कहीं पे जा रही है, बीच में से कोई दूसरा क्रॉस करके चला गया, उसमें डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। और ये जो जैसे बताया ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल, ये एक के बाद एक कभी भी नहीं होते हैं। सबस्ट्रेट एंटर पाथवेज एंड आर विदड्रॉन व्हेन नेसेसरी। तो कोई भी सबस्ट्रेट जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, सुसिनेट है, जो हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में, चाहे टीसीए साइकिल में हो, चाहे अलग अलग कॉम्प्लेक्स, जो 5 कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हो, तो वो जब भी उनको यूज करना है कहीं दूसरी जगह पे, उनको निकाल लिया जाएगा या फिर उनको इस पाथवे में यूज भी किया जा सकता है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। और एटीपी को भी साथ साथ में यूज कर लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के एक साथ में 38 जो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल हैं उनको एक साथ में दिखाई देंगे, वो कभी एक साथ में नहीं दिखाई देंगे, वो कभी ना कहीं जहाँ भी बनते हैं उनको उसी टाइम यूज कर लिया जाता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। तो जो इंजाइम्स हैं वो भी अलग अलग ढंग से इन रिएक्शंस को क्या करते रहते हैं, अपने अपने ढंग से कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं कि अजम्पशन हमको क्या क्या मानने पड़ते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते टाइम। बैलेंस शीट का मतलब टोटल एटीपी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी बनी है। बैलेंस शीट का मतलब यही होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह की बैलेंस शीट होती है उसमें प्रॉफिट लॉस देखा जाता है कि कितना आया है,
तो उसी तरीके से अजम्पशंस ये भी पूछ सकते हैं कि अजम्पशंस हमारे लिविंग सिस्टम में क्यों नहीं वैलिड होते, क्योंकि इसके 4 रीजन रहते हैं मेन ये। येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज, फिर भी हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि हम जो 38 मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी के एरोबिक रेस्पिरेशन में वो देख सकें कहाँ पे कितने बनते हैं। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के अंदर ओनली ए पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केवल पार्शियल का मतलब आधा अधूरा ही ब्रेक डाउन हमने देखा था, और वहाँ पे नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और वहाँ पे ये बात पढ़ी भी थी हमने फर्स्ट पार्ट में कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही वहाँ पे टोटल गेन होंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस में ही बनते हैं, आगे की प्रोसेस में तो कोई एटीपी बनता ही नहीं है। और NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव रैदर स्लोली इन द फर्मेंटेशन, और जो NADH बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होती है चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसके अंदर जो NADH बने थे वो भी NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो NADH भी नहीं रहते हैं, और NADH यदि रहें भी तो उसको कन्वर्ट करने वाला ATS सिस्टम उनके पास होता ही नहीं है जिससे वो क्या कर सकें, इसको ATP में बदल सकें। तो फर्मेंटेशन में चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, हमेशा 2 ATP ही बनते हैं, जबकि एरोबिक के अंदर 38 ATP बनते हैं। वही हम देखेंगे किस तरीके से। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 2 ATP तो नेट गेन होता है उसमें, जिसमें 2 ATP यूज होते हैं, 4 ATP निकलते हैं, तो टोटल ATP कितने माने जाएंगे, निकले हुए 2, और साथ में 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो आपके बाद जो प्रोसेस है 2 भागों में चलती है, एक भाग में एक NADH, दूसरे में दूसरा NADH, और एक NADH कितने मॉलिक्यूल देता है, 3, तो 2 कितने देंगे, 6, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल 10 ATP हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद एक लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन क्या करती है, जो ग्लाइकोलाइसिस को TCA साइकिल से जोड़ती है, और वहाँ पे भी हमने देखा था TCA साइकिल जब पढ़ रहे थे कि बीच में एक NADH बन रहा है, और एक NADH एक पायरुवेट से बनता है, और जबकि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो जिससे 2 पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे, और NADH बनेंगे तो एक NADH 3 मॉलिक्यूल, तो 2 से 6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ तक 16 टोटल ATP के मॉलिक्यूल वो बन जाते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने देखा था एक साइकिल में 3 NADH बनते हैं, और साइकिल 2 बार ही होता है ये, क्योंकि ग्लूकोज है उसके 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, लेकिन TCA साइकिल में हमने देखा था एक टाइम पे एक ही एसिटाइल कोएंजाइम A यूज होता है, और यदि 2 बार यूज करेंगे तो 3 एक बारी में बन रहे हैं 3 NADH, 2 बारी में 6 NADH बनते हैं, और 6 का यदि हम 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा लें तो 18 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था एक FADH2 एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 FADH2 बनेंगे, और एक FADH2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल, तो ATP के मॉलिक्यूल यदि एक FADH2 2 बना रहा है तो 2 से 4 बनेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो एकदम से बनते हैं जैसे GTP बनते हैं, और GTP से बताया था एक TCA साइकिल में एक GTP बन रहा है 2 में, तो जो TCA साइकिल है वो 2 बार ही रन माना जाएगा यहाँ पे, और कैलकुलेशन करते टाइम वहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे FADH2 बन रहा है, कहाँ पे NADH2, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में बहुत बार पूछने के चांस रहते हैं कि ये बैलेंस शीट बताओ कैसे बनेगी। तो इसमें हमने जो डायरेक्ट है GTP है, लास्ट में GTP से ATP बनाया जाता है, एक GTP एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 GTP बनेंगे, तो उनको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब हम टोटल इनको ऐड करते हैं तो 38 मॉलिक्यूल्स हैं ATP के वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देख सकते हैं 38 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि एनारोबिक के अंदर केवल 2 ATP ही बनते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। उसके बाद है एम्फीबोलिक पाथवे, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड ए कैटाबोलिक पाथवे। अब तक हम पुराने टाइम से ही रेस्पिरेशन को ऐसा मानते हैं कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, टूटता है ग्लूकोज इसमें, तो इसलिए इसको कैटाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। एम्बीबोलिक पाथवे होता है ये, लेकिन एम्बीबोलिक पाथवे के अंदर क्या आते हैं, दोनों एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक क्या है, टूटना, एनाबोलिक का मतलब बनना, तो दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती हैं ये रेस्पिरेशन में। ऑल कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सबसे पहले तो ग्लूकोज में तोड़े जाएंगे अलग अलग एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद उनको फिर रेस्पिरेशन के अंदर यूज किया जाता है। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, अदर सबस्ट्रेट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट डिफरेंट सबस्ट्रेट,
तो इसी जो हमने रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस देखा है, ग्लाइकोलाइसिस में टीसीए साइकिल देखा है और टीसीए के बाद ईटीएस सिस्टम देखा है, तो अलग अलग स्टेज पे जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही एंटर करता है, अलग अलग सबस्ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे फैट है, फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। तो फैट को सबसे पहले तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ा जाएगा। उसके बाद यदि फैटी एसिड फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम और फैटी एसिड यदि शुरुआत में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहाँ पे एंटर करेंगे, टीसीए साइकिल में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए देखा था। तो फैट का भी देख सकते हैं, यहाँ पे आके रास्ता कॉमन हो जाता है। ग्लिसरॉल है, जैसे ग्लिसरॉल वुड एंटर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। पीजीएल कहाँ पे देखा था हमने, ग्लाइकोलाइसिस में। तो जो ग्लिसरॉल है वो पीजीएल के द्वारा एंटर कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को प्रोटीएजिज के द्वारा जो अलग अलग एंजाइम होते हैं उनको अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है, और अमाइनो एसिड है डीएमिनेशन के बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। डिपेंडिंग एंटर पाथवे एट क्रैब साइकिल और इवन एट पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये टीसीए साइकिल के अंदर भी, ये क्रैब साइकिल के अंदर भी एंटर कर सकता है, या फिर ये पायरुवेट के रूप में भी एंटर कर सकता है। तो अमाइनो एसिड अलग अलग जगह पे एंटरिंग कर सकता है, जो ये हमने पाथवे देखा था उसके अंदर। तो अगली स्लाइड में पिक से भी समझेंगे वैसे तो। और एनाबोलिज्म में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम इस पाथवे से निकाल भी सकते हैं। जैसे इसमें तो देखा था अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं वो अलग अलग लेवल पे एंटर कर रहे थे पाथवे में, जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक सिंगल ग्लूकोज को तो हम समझ भी चुके हैं पहले, लेकिन अलग अलग कहाँ कहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस एक साथ चलती है, कैटाबोलिक की और एनाबोलिक की। जैसे एनाबोलिक में क्या होते हैं, जो कंपाउंड है उनको हम निकाल भी सकते हैं टाइम टू टाइम। जो इंजम्पशन में हमने मानी थी ये बात कि भाई ये चीज़ निकलनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकलती रहती है टाइम टू टाइम। कुछ सब्सटेंस को विदड्रा कर लिया जाता है, कुछ को उसके अंदर एंटर करवाया जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर पैसिएटिस सिंथेसिस। जैसे हमने बताया था, जहाँ से फैटी एसिड एंटर कर रहा था पाथवे के अंदर, वहीं से एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड बनाने के लिए निकाला भी जा सकता है। सिमिलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, और जहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन है अमाइनो एसिड के रूप में पाथवे में एंटर कर रहा है, तो पाथवे में उसको अमाइनो एसिड के रूप में बाहर निकाला भी जा सकता है। तो स्लाइड में पिक से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का तो हमने देखा ये प्रोसेस, ये अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर। और यहाँ पे हमने सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट में, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के जरिए काफ़ी सारे स्टेप के द्वारा ये पायरुविक एसिड के अंदर चला जाता है। और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस तो हमने डिटेल में देखी है, लेकिन जो फैट है, फैट का यदि डाइजेशन पूछे कि फैट किस तरीके से डाइजेशन, क्या उसका जो ब्रेक डाउन है डाइजेशन में, तो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जरिए इस पाथवे में एंटर करता है ग्लिसरा एल्डिहाइड के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस का ही पाथवे है। और जबकि जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके वो क्रैब साइकिल में एंटर कर सकते हैं। मतलब इसी पाथवे में बाहर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो सबस्ट्रेट है वो एंटर करते जा रहे हैं। जो प्रोटीन है प्रोटीएज के द्वारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए के जरिए क्रैब साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है। तो ये है हमारा एक एम्बीबोलिक पाथवे, जिसके अंदर बाहर से को मॉलिक्यूल है वो एंटर भी कर सकता है, और इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल हैं बीच में से निकाल लिए भी जाते हैं। जो फैट को यदि हमको बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम को हम इस प्रोसेस में से निकाल सकते हैं। यदि अमाइनो एसिड बनाना है तो पायरुविक एसिड को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस एक साथ चलती हैं, इसलिए इसको एम्बीबोलिक पाथवे बोलेंगे, ना कि कैटाबोलिक पाथवे। रेस्पिरेटरी कोटेंट, तो ये क्या होता है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें CO2 तो रिलीज होती है और ऑक्सीजन यूज की जाती है। तो CO2 कितनी रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम किया जा रहा है, तो उन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोटेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी आता है ये इक्विलिब्रियम के अंदर, जो 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर रहता है उसके अंदर भी जो रिएक्शन कोटेंट आता है उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे रखी जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ऊपर रखी जाती है जब डिवाइड करते टाइम। तो वही है यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा है CO2 है वो प्रोडक्ट साइड से बाहर निकलती है और O2 है वो रिएक्टेंट साइड से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे
ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन और जो एरो रहेगा, फिर उसके बाद CO2 और जो भी H2O और जो ATP एनर्जी है वो निकलती है। तो CO2 प्रोडक्ट साइड में है, तो प्रोडक्ट साइड को ऊपर रखा जाता है और जो CO2 कितनी मात्रा में बाहर निकली है उसको डिवाइड कर दिया जाता है O2 कितनी कंज्यूम की गई है, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो RQ वैल्यू आती है वो 1 आती है, क्योंकि जितनी मात्रा हम O2 की यूज करते हैं उतनी ही मात्रा CO2 की बाहर निकलती है। जैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करके भी यदि देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, तो उसमें यदि 6 O2 यूज कर रहे हैं तो 6 ही CO2 बाहर निकलते हैं। लेकिन फैट के केस में जो RQ वैल्यू 1 से मतलब कम आती है, लेस देन 1। और लेस देन 1 कब आएगी? जब हमारे पास CO2 की वैल्यू है वो कम रहती है और O2 की वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है। मतलब CO2 कम निकलती है और O2 ज़्यादा कंज्यूम की जाएगी। और जो प्रोटीन के केस में भी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, 0.1 रहता है। दैट इज वाई लिविंग, और पूछ लिया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ग्लूकोज को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्यों यूज करते हैं। उसका कारण है इसकी RQ वैल्यू का 1 आना, क्योंकि ऑक्सीजन सेम मात्रा में कंज्यूम की जाती है जितनी CO2 उसमें से इवॉल्व होती है। और एंड प्योर प्रोटीन और फैट नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और यही कारण है कि कभी भी प्रोटीन और फैट को प्योर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाता। हो सकता है कि ये किसी भी अलग अलग जगह पे एंटर जरूर कर रहे होंगे रेस्पिरेटरी पाथवे में, लेकिन इनको कभी भी प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं यूज किया जाता। जैसे हम देख सकते हैं ग्लूकोज की वो रिएक्शन है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो 6 CO2 निकलते हैं, 6 H2O निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मोलिक्यूल ऑफ O2 है। तो इससे जो RQ वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और जबकि जो हम अलग अलग केस में, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का तो हम देख ही चुके हैं 1 आता है। फैट के केस में हम कैसे देखेंगे? जो एक फैट है ये ट्राईपैल्मिटीन, तो इसके अंदर C51H98O6 है, इसमें जो O2 है वो कितनी है? 145, और CO2 कितनी है? वो 102 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 102 बाई 142 तो 0.7 आता है। प्रोटीन के केस में इसी तरीके से वैल्यू 0.9 आती है। और ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, उसकी जो वैल्यू है वो 4 आती है। R की वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड वो 1.33, तो 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि मतलब यही सबसे ज़्यादा, ग्लूकोज ही एक मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यदि हम देखें तो जो वैल्यू है उसमें तो क्या है ना, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं की जा रही, तो ऑक्सीजन यदि यूज नहीं की जा रही तो नीचे 0 आएगा, और 0 जब डिवाइड में आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पूछ लिया जाता है किस केस में आएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और अलग अलग हम यहाँ पे सब्सटेंस याद रख सकते हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि R की वैल्यू है उसकी क्या रहेगी।